हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बीपीएससी टीचर के एग्जाम के लिए स्पेशल एनसीईआरटी के पर्यावरण एवं विज्ञान के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में मैं 200 करके आपकी पार्ट वाइज करके आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की पहली जो आपकी सीरीज के पहला जो पार्ट है वह 200 क्वेश्चन की आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें क्या होंगे कि सभी के सभी आपके एनसीईआरटी के बुक पे आधारित है और ये प्लेटफॉर्म की बुक पे आधारित आपको दी गई है। इसलिए आपका बेहतर होगा कि आप सभी जरूर देखें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। कि जब एक ही जगह पर एक ही को बार बार लगाया जाएगा। दूसरा कह रहा है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फलीदार फसल के पास पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं तो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल। तो ग्रीष्म में कौन है? जायद, जो कि आपके पानी वाले फल है, जैसे खरबूजा तरबूजा हो गया, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो क्या प्राप्त होगा? शहद है। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल की अगर बात कीजिएगा तो रेशेदार फसल में क्या आ जाएगा? जूट भी आएगा, कपास भी आएगा, नारियल भी आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा इसके सही जवाब है। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है आपका फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण होगा तो आपकी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सातवां क्वेश्चन कहता है मिट्टी के उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं। इसे क्या करेंगे हम लोग? जुताई कहते हैं। उसके बाद कहता है दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो दाने को भूसे से अलग करना है तो थ्रेसिंग कहते हैं हम इसे। थ्रेसर मशीन के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? तो आपका क्या हो गया? घास इसके अंदर आते हैं, गाजर भी है, गाजर वाला घास जो है। ये 9 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कहता है इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ कब? जो गर्मी के दिनों में लगाया जाए। तो कौन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो इनके हो जाएंगे आपका एक से अधिक हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं की बात होती है। तो ये इसमें से तो सभी के सभी आपके रबी फसल है, क्योंकि इसमें आपके आते हैं फसल में चावल हो गया, या फिर जो भी बारिश के मौसम में या गर्मी के दिनों में होते हैं उसे हम लोग खरीफ कहते हैं। और रबी किसे कहते हैं? जो बारिश के ठंडा के दिनों में लगे। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। कह रहा है फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल से अनाज को अलग करना है तो काटते हैं, तो फसल आपका खेत से लेकर आ जाते हैं आप। उसके बाद क्या कहते हैं कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है? ऋतु के हिसाब से तो सबसे कम प्रचलित की बात कीजिएगा तो कौन? खरीफ बहुत प्रचलित है, रबी प्रचलित लेकिन मिश्रित कम है। उसका कहता है सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि कुतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न में से कौन सा है? 4 प्रकार के दांत हम लोग में पाया जाता है, तो इसे कृंतक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है? तो इसमें नींबू जो हो जाएगा हमारा फलदार फसल हो जाएगा, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उसके बाद अगर आगे बात करें हम लोग तो कहते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो सैफन, यह आपका जल का स्रोत नहीं है। तालाब है, नदी है, लेकिन सैफन आपका नहीं है। उसके बाद अगर बात करें आगे तो कहता है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना हो जाएगा? तो यह 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाएगा, क्योंकि यह 0 और 40 के बीच में कौन आएगा? 10 और 40 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही जवाब होगा। कहता है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर? तो केचुआ प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर कहता है वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा को आसानी से गुजरने देता है। तो जो गुजरने देगा वो क्या होगा? हमारा चालक होगा, क्योंकि जिससे जाएगी आपकी उष्मा वह कहलाएगा चालक पदार्थ। उसके बाद कहता है मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो जीवाणु के द्वारा इसमें से कौन रोग होगा? टाइफाइड है आपका। उसके बाद अगर बात कीजिएगा डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन सा है? तो डेंगू आपका मदर एंड एडिस मच्छर से होती है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा मदर एंड फिश मच्छर से मलेरिया हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना इसे। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कहता है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो मनुष्य में वायरस की अगर बात कीजिएगा तो पोलियो।
तो पोलियो पोलियो वायरस से होता है आपका, ठीक है। मलेरिया तो आपका क्या होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। उसका कह रहा है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, तो आगे अगला क्वेश्चन, मच्छर के काटने से, मद एनोफिलीज मच्छर काटने से। अब कह रहा है कि कलम 1 को 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। 24 नंबर कह रहा है 1 का 2 से मिलाना है। तो देखिए आपका गहरे रंग के कपड़े कब पहनते हैं आप, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहनते हैं ए, और इसका गहरे रंग के कपड़े कहेगी आपका कब, सर्दियों में पहनते हैं। उसके बाद देखिएगा समुद्री समीर बहने का समय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगर मैच करेंगे तो एक ही से मैच हो रहा है और 2 नंबर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट मार सकते हैं। हालांकि बाकी क्वेश्चन को भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे सी नंबर में हल्के रंग का कपड़ा गर्मियों के दिन पहनते हैं, तो सी का 4 दिया हुआ है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 25 का कि निम्न में से कौन सा पौधा के पत्तों के रस में उपयोग करने से मलेरिया और डेंगू का उपचार हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गिलोय। सिनकोना में आप सिनकोना हो जाएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज किया था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है, तो इसने आपका क्या खोज किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कहते हैं निम्न में से कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है, तो प्रतिजैविक आपका पेनिसिलिन है, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है आपका, पॉकेट के थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये पाशीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं, तो विषाणु जीवाणु कवक सभी है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो कहता है कि सूक्ष्म जीव क्या है, 30 नंबर कह रहा है सूक्ष्म जीव क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीव उन्हें जब हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, जिसे हम देख सकते हैं यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, यानी खुले आंखों से लेकिन नहीं देख सकते, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। उसके बाद कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये विषाणु होगा, इसे बीच की कड़ी भी कहा जाता है सजीव और निर्जीव की। उसके बाद अगर बात करें 32 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है, तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये सभी भागों में कुल 5 भागों में बांटे गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा सही जवाब होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, तो कहते हैं निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो इसको याद रखना आपको ए, डी, ई के, ये जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, और जनरली क्या होते हैं कि घुलने वाले कौन हो गए, बी और सी आपके घुलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका क्या होगा कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि ये घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि बी और सी तो घुलनशील है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना ये है कि इसमें अगर विषाणु को जोड़ दीजिएगा तो ये 5 प्रकार के हो जाएंगे। पीछे के क्वेश्चन नंबर 32 में अभी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें से अगर देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में क्या देखे थे, तो इसमें जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है, तो ये 4 प्रकार के होंगे। अगर विषाणु को शामिल करेंगे तो ये 5 प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होंगे। उसके बाद देखते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंचते हैं। तो कहता है निम्न में से, ये इसका तो आंसर 4 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो उसका पूछता है कि कवक क्या है, तो कवक क्या है भाई, तो कवक एक प्रकार का क्या है कि आपका बहुकोशिकीय जीव है, कोशिकीय जीव है, तो ये पौधा आ जाएगा, एक प्रकार का पौधा है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कुछ जगह पे बहुकोशिकीय भी मिलेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि एक से अधिक है तो ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा देखकर ध्यान से बनाइएगा, ज़्यादा जल्दीबाजी में आंसर ना करें। उसका कहता है कि गाय में खुरपका और मुंह का मुंह पका रोग किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण रोग होता है, ये वायरस जनित रोग है। उसके बाद बात कहता है कि जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद एक कोशिकीय जीव होते हैं,
ये भी सही है आपका। सर्वत्र पाए जाने वाले जीव, ये भी सही है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि क्या होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद कहता है आपका कि मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट या चट्टान पर चढ़ने में किया जाता है, तो वह कौन सा है आपका, तो वो है आपका नायलॉन। नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है पैराशूट बनाने के रूप में, तो इसे याद रखेंगे आप। उसके बाद कहता है निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक की बात कीजिएगा तो सेलुलोज है। उसके बाद क्वेश्चन है पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। 41 नंबर का है पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है, तो सेलुलोज के शुद्ध रूप की बात कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, क्योंकि कागज आपका अपशिष्ट से बनते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो 37 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी एग्जाम में फ़ारेनहाइट से में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा इसको। टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन की अगर बात कीजिएगा तो ये भी एक प्रकार का क्या, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। उसका कहता है बेकेलाइट क्या है, तो बेकेलाइट क्या है भाई, तो बेकेलाइट आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कहता है उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, तो उच्च अनुभार वाले बहुलक को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है, बहुलीकरण के कारण बनता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 47 नंबर। 47 नंबर कहता है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो उसे जैव निम्नकरणीय कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जीवों द्वारा नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 48 कहता है रियान किस प्रकार का रेशा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं 49 की, तो कहता है आपका कि कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशा या कृत्रिम स्रोत से, दोनों प्रकार के रेशा से ही बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं 50 नंबर की, तो 50 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो थर्मोप्लास्टिक नहीं की बात कर रहा है तो बेकेलाइट है। थर्मोसेटिंग हमने बताया था हमने आपको, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका कह रहा है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो रेशे मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होंगे इसका सही जवाब होगा। उसका कह रहा है कि 52 नंबर कृत्रिम रेशा किस प्रकार बनाया जाता है, तो ये सभी प्राकृतिक स्रोत ऑप्शन में दिए, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, एडेनिक अम्ल से, तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल कारखानों से निर्मित रेशा क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित या आपका मानव निर्मित या संश्लेषित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, मानव निर्मित हो जाएगा या संश्लेषित कहलाएगा। उसका कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो ऊन, ये सब कुछ जानते हैं। उसका कह रहा है कि संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्लिक कहते हैं। उसके बाद कहता है आपका एस्पिनिडेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका धागा बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो कहता है कि कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित किया जाता है, तो कपास आपका प्राकृतिक स्रोत हो गया, यह सेलुलोज से बनेगा। उसके बाद क्या, निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है, तो मानव निर्मित की बात कीजिएगा तो ऊन, कपास है तो प्राकृतिक रूप से मिलेगा आपका, रियान आपका क्या हो जाएगा, मानव निर्मित रेशा हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, निम्न में से, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम 59 नंबर को, कहता है निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, तो सबसे सक्रिय कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद बात आता था सोडियम हो जाता, ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील की अगर बात आती तो सोना हो जाता। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो सीट बढ़ेगा तो आघात करने के बाद बढ़ेगा, तो आघात वर्धनीयता का गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। करंट निम्न में से कौन सा धातु नहीं है, तो आपका सल्फर जो है धातु नहीं है, क्योंकि तांबा और एल्युमिनियम तो धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अधातु है। उसके बाद कह रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो तार खींचने का मतलब तन्यता होगी, तब उसे तान कर तार खींचेंगे। आप पीटने के बाद बढ़े तो आघात बढ़ देता, आप पीटने के बाद चूर चूर हो जाए भंगुरता। कहता है निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम है, और यह ज़्यादा क्रियाशील होता है, इस वजह से इसे किरोसिन में रखा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है, तो सक्रिय में बात कीजिएगा तो सक्रिय में कौन हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन आपका कार्बन है, फास्फोरस, सल्फर है, तो फास्फोरस आपका सही जवाब होगा।
कहता है निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पाड़ा है, यह द्रवीभूत अवस्था में रहता है सामान्य टेम्परेचर पर भी, लेकिन ग्रेफाइट तो आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और लोहा आपका धातु है लेकिन ठोस रूप में रहता है, इसलिए पाड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर अधातु का रहता तो ब्रोमीन आपका सही जवाब हो जाता। एग्जाम में कुछ सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद कह रहा है आपका 66 नंबर, एक उच्च आघात वर्धता धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का पैकेट बनता है, आप देखे होंगे, आघात वर्धता ज़्यादा होती है, पतले पतले इसके क्या होते हैं, एल्युमिनियम फॉयल आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे 67 नंबर, कह रहे इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ठंडा जल के साथ, ध्यान रखिएगा, तो सोडियम है, तो सोडियम जो है आपका ठंडे जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद बात कीजिएगा 68 नंबर क्वेश्चन की, तो कहता है आपका निम्न से कौन धातु में चमक पाई जाती है? तो आयोडीन है आपका, आयोडीन आपका धातु है लेकिन फिर भी इसमें चमक मिलेगी हमको। उसके बाद कह रहा है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक भी है? तो ग्रेफाइट है, जो कि आपका क्या है, ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का अपरूप है और इनके अंदर विद्युत चालकता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? तो हरा वाला जो पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पतली चादर के रूप में आप किसे कर सकते हैं? जिंक को। उसका फास्फोरस और सल्फर तो अधातु है, भंगुर होते हैं। उसका कह रहा है धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए क्षारीयता गुण होती है, ध्यान रखिएगा, और अधातुओं में अम्लीयता। उष्मा के स्रोत और गर्म वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? जब कोई स्रोत नहीं रहेगा तो विकिरण हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उसका कहता है घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जीवाश्म ईंधन जलेगा तो आपका वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं 78 की, तो 78 का कहता है आपका कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन है? तो आपका सीएनजी है, सीएनजी से कम प्रदूषण फैलेगा। उसके बाद कह रहा है कि कोयले को बनने में कितने समय लगते हैं? तो लाखों वर्ष लगते हैं भाई, तो इसकी काउंट नहीं कर सकते तो कह सकते लाखों वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ क्या है? गहरे रंग का तो पेट्रोलियम होगा, आपका गंध भी अजीब सा देता है, तो जैसे भंजी आसवन श्रवण से हम लोग पेट्रोल डीजल प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद कहता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा आपका? जीवाश्म ईंधन सौर ऊर्जा तो है नहीं, पवन ऊर्जा है नहीं, जल ऊर्जा भी नहीं है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका ये क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में है ही नहीं। 82 कहता है इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, जो खत्म नहीं होगा? तो आपका देखिए खनिज भी खत्म हो जाएगा, कोयला पेट्रोलियम भी, तो आपका उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जिनका क्षय होने वाला क्षय नहीं होने वाली की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी क्षय होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है आपका प्रकृति के, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83 को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोक का इस्तेमाल, कोल गैस या बिटुमिनस, तो बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। कर वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वो ईंधन कहलाते हैं, जलेगा हमें ऊर्जा देगी, ऊर्जा के लिए जलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 86 से देखेंगे हम लोग, कहते हैं निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्लास्टिक जो है वह असंश्लेषित होता है या कृत्रिम रूप से बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से बना होता है उसे ही हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जीवों के अवशेष ही तो होते हैं, तो इस वजह से इसे जीवाश्म कहते हैं।
देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प अगर प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा इसे हम लोग जल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि समाप्त होने वाले निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वन है, वन्य जीव है, खनिज है, ये सभी तो खत्म होने वाले ही है। जिसको भी वन की कटाई कर दीजिए, वन समाप्त, वन्य जीव को मार दीजिए, खत्म। खनिज आपका निश्चित मात्रा समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या? उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे 90 नंबर। कह रहा है तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाएगा? तेल में आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बुलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करेगा? आवरण को रोक देगा। उसके बाद 91 नंबर कह रहा है निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या नाइट्रोजन चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा? जलेगा नहीं। क्लियर? उसके बाद कह रहा है किसी पदार्थ को दहन का पोषक पदार्थ है। ठीक है, कौन दहन का पोषक पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। उसका कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या यूज किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का और रेत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेत का भी इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो दहनशील की बात कीजिएगा जो जल जाने वाला हो, तो कांच, सीमेंट और लोहे की कील, ये तो जलने वाले कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी कि दहनशील उसे कहते हैं जो जल जाए। ठीक है ना। 95 कहता है कि निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो स्वतः दहन कौन? श्वेत फास्फोरस है। खुद हवा में छोड़ दीजिएगा, खुद ही वो जलने लगता है, तो वो श्वेत फास्फोरस है। अगले क्वेश्चन 96 पे। 96 कहता है कि निम्न में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ये सभी जलते हैं। तो अदहनशील क्या हो जाएगा? ई, अर्थात ऑप्शन नंबर ई जो होंगे ये हो जाएंगे अदहनशील पदार्थ, मतलब जो जलेगा नहीं। तो इसमें तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका सही जवाब होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। कहता है आपका लकड़ी का जलना किस प्रकार की दहन है? तो मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक। तो देखिए ये धीरे धीरे चलती है तो ये मंद दहन कहलाएगी। जैसे आपका श्वसन भी एक प्रकार का मंद दहन है। दहन के लिए निम्न से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पदार्थ ज्वलन ताप की प्राप्ति करेगा तभी जलेगा। इस वजह से हम लोग प्लास्टिक के या कागज के थैले में भी पानी को गर्म कर सकते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे ज्वलन ताप कहेंगे। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलेगा तो क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? तो ऊष्मीय मान की मात्रा कीजिएगा ईंधन का, तो किलो जूल हो जाएगा, किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा या पर केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्थात क्या? प्रति केजी में जितना जूल आपको ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद कह रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिख? पीला होगा। उसके बाद कह रहा है कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो एलपीजी है, ज़्यादातर जल जाएगा। और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद एलपीजी, बाद में लकड़ी। कह रहे निम्न में से कौन विस्फोट का उदाहरण है? तो पटाखा का दहन, इससे विस्फोट होती है। फिर कह रहा है कि अज्वलनशील पदार्थ, तो लोहा है, जलेगा नहीं। बर्फ है, जलेगा क्या? पत्थर नहीं जलेगा, मतलब उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो जो वनोन्मूलन कहेंगे, वन को काट दीजिए आप। उसके बाद 107 नंबर कहता है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हो तो उसे विलुप्त हो सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो संकट पत्र जंतु कहलाते हैं, मतलब संकटग्रस्त है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। 108 नंबर कह रहा है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है भाई? 54 आपके हैं, याद रखिएगा इसे। उसके बाद कह रहा है कि वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, ये अपशहरीकरण सभी है, मतलब ऑप्शन नंबर ई जो होंगे एक से अधिक इसके जवाब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किस में पाया जाता है, किस में किया जाता है? तो आपका इन सीटू में किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है?
तो प्रकृति में रहेगा तो उसे अभ्यारण्य कहते हैं। चिड़ियाघर में हम कृत्रिम रूप से उसे वायुमंडल देते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कहता है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? गर्म से ठंडा की तरफ जा रहा है पिंड में, तो वह कहलाएगा आपका क्या? चालन कहलाएगा, क्योंकि किसी माध्यम से जा रहा हो। उसका कह रहा है कि वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? पुनर्वन रोपण, फिर से वन को रोपना शुरू कर दीजिए तो उन्मूलन कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है आपका 114 नंबर, प्रयोगशाला में तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? तो आपका कह रहा है क्या कि -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। कह रहा है वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो प्राकृतिक कारण क्या है कि आपका दौनाल और भीषण सूखा पड़ना, ये भी आपकी प्रॉब्लम है, ये प्राकृतिक कारण है। सूखा पड़ेगा तो पेड़ पौधे खत्म। उसके बाद कह रहा है कि संरक्षण का क्या अर्थ है? तो रक्षा करना अर्थात सुरक्षा देना, ठीक है, रक्षण करना, ए नंबर। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में भूमि जल स्तर का निम्नीकरण का क्या कहलाता है? तो निम्नीकरण की अगर बात कीजिएगा तो वनोन्मूलन अर्थात उसका निम्न स्तर हो जाएगा, तो वनोन्मूलन हो जाएगा। उसका कह रहा है कि निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? कृषि करना, ये भी सही है। घरों के कारखानों का निर्माण, उसके बाद लकड़ी का उपयोग, ये सभी भी आपके हो जाएंगे। इसलिए एक से अधिक इसके सही जवाब होंगे। तो एक से जब अधिक होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके? डी इसके सही जवाब हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। ए नंबर में दिख गया, बी नंबर में दिख लिया तो तुरंत आंसर नहीं कीजिएगा। ऐसे समय में आप ध्यान से दीजिएगा कि कौन इसके मिलाकर आपका आंसर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 वाले में समस्या होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। कह रहा है विश्व उष्मन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जितना CO2 बढ़ेगी उतना ज़्यादा ताप बढ़ेगा। तो कह रहा है वनो उन्मूलन से क्या क्या होता है? तो वन अगर कटाई करेंगे तो पृथ्वी का ताप में कमी आएगी, गलत है। लेकिन पृथ्वी की ताप में वृद्धि और प्रदूषण में वृद्धि, दोनों वृद्धि होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात करता है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहते हैं? तो केंद्रक के अंदर रहेगा उपस्थित, क्योंकि क्रोमैटिन जाल के टूटने से बनता ही है, क्लियर। और इसी के अंदर आपके आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। कह रहे एक जेली कैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद कहता है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो यह हरी पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि इसके कारण आपका पौधे का रंग हरा होता है। कह रहा है निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को, क्योंकि यह पचाने वाले एंजाइम रखता है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा एकोशिकीय जीव है? तो एकोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं सही जवाब होगा, क्योंकि मछली, मक्खी, केचुआ, तितली, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। उसके बाद बात कीजिएगा तो कहते हैं सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो आनुवांशिक गुणों का जीन है, जीन के कारण गुण पहुँचते हैं आपके। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो कहता है कि किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि भोजन यहीं पे बनता, आपका ऊर्जा यहीं पे बनती है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, यानी किसे किया जाएगा? तो सैफरिन के द्वारा। उसके बाद कह रहा है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो उसके अंदर प्लास्टिक नहीं, लवक नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। उसके बाद कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में लिवेनहुक ने पहली बार देखा था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद क्या कह रहा है कि जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद कह रहा है कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो बर्फ में अगर लकड़ी का चम्मच डालिएगा तो कुचालक होने के कारण उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी तो कुचालक होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद कह रहे हैं कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे, एक बड़ी कोशिका बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आंतरिक निषेचन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा कि यह मादा के शरीर में होता है और फैलोपियन ट्यूब में होता है, स्पेशली याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि मादा युग्मनज
तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो युग्मनज गलती हो गया, या युग्मक होना चाहिए, निषेचन कहते हैं उसे। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे को जन्म देती है, तो उसे अंडप्रजक कहते हैं, अंडा देने वाला। उसके बाद बात कीजिए 141 नंबर, तो कह रहा है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो सिर्फ एक होगी। उसके बाद कह रहा है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं जरायुज। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अलैंगिक द्विविखंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? पैरामीशियम है आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा पैरामीशियम। उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो इसमें मुकुल निकलते हैं, अर्थात मुकुलन विधि। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है। बात करते हैं आगे की तरफ, कहता है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होती है? तो ये विभाजन करते हैं, अर्थात खंडन हो गए, तब ये आपका क्या करते हैं? 1 से 2 बनाते हैं, तो द्विविभाजन इसका सही आंसर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे 146 नंबर, बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो शरीर में तो होता नहीं है, मादा शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो उष्मायन बनाने के लिए, थोड़ा गर्मी देने के लिए। उसके बाद क्या, निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पड़ा होता है? ठीक है, आपका क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में। उसके बाद कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन सी है? तो बीजाणु जनन, द्विखंडन, मुकुलन सभी है, तो अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा विधि होगी इसमें। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो अभी बताया हमने हाइड्रा में भी और ईस्ट में भी, दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य में मदा युग्मक क्या कहलाता है? तो अंडाणु कहलाएगा मदा युग्मक, और शुक्राणु क्या कहलाएगा? पुरुष युग्मक। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? नहीं पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक लंबाई बढ़ेगा, लैंगिक गुण बढ़ेंगे, एम्पल आने होंगे, तो ये सभी आपके इसके गुण हैं। उसके बाद करें 153 नंबर, यौन आरंभ प्रारंभ के साथ पौरुष हार्मोन में स्रावित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में निकलेंगे। ठीक है। बात करते हैं एक तरह निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारित होगा? तो नर की बात है तो उसमें दोनों पाए जाते हैं XY, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उसके बाद कह रहा है लड़कों के गले में उभड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये एडम्स है, अर्थात कि एडम्स एप्पल या कंठा मणि हम लोग कहते हैं, जो निकला हुआ रहता है उस समय क्या कहते हैं? एडम एम्पल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग 156 नंबर। 156 कहता है मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र मिलेंगे हमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद करें 157 नंबर, पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति से एड्स कैसे फैलता है? तो भाजे ने साझा करने से, कंघी साझा करने से, मच्छर काटने से। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन मदा जनन हार्मोन है, अर्थात मदा के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही जवाब होगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है और पीयूष ग्रंथि तो दोनों में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद कह रहा है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहलाएगा? आपका गुणसूत्र है, यही तय करता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसा होगा। उसके बाद 160 नंबर कहता है आपका कि किशोरा अवस्था की उम्र क्या होती है? तो 11 वर्ष से 19 वर्ष टीनेजर का एज होता है। उसके बाद कहता है कि ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कहता है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितने दिन की होती है? तो ध्यान रखिएगा कि ये 28 दिनों तक चलती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन तो है नहीं। उसके बाद कह रहा है कि कितने उम्र तक का शैशवा अवस्था होता है? तो 0 से 4 वर्ष, ये पढ़े होंगे आप लोग जब सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए? जो इम्पोर्टेंट हो, तो रोटी, दाल, सब्जियाँ, फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें, तो ऑप्शन बी। शरीर में होने वाली परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? ठीक है, तो आपके परिवर्तन वृद्धि का एक भाग है, एक हिस्सा है। 165 कह रहा है कि आपका वृद्धि
क्या होती है, अर्थात कि जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, आप उसमें तो कुछ करते नहीं है, तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। उसके बाद अगर कहिएगा तो कहता है आपका किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब होगा। उसके बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो कहता है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन बल का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उसका कह रहा है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है, अर्थात संपर्क होने से होता है, तो ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय दूर से लगता है, गुरुत्व भी दूर से लगता है, स्थिर वैद्युत बल, उसके बाद नाभिकीय बल है, तो वो भी आपका क्या करता है कि वो भी आपका दूर से ही लगता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे जहाँ पे ई ऑप्शन ज़्यादा हो रहा है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो नीचे से पानी आप खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह बल कहलाएगा आपका अभिकर्षण बल। क्या कहलाएगा, अभिकर्षण बल। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो उसके बाद कहता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उसे क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे दाब कहते हैं, इसकी एसआई मात्रक पास्कल होती है, और पास्कल हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एकांक क्षेत्रफल आपका पर जितना बल लगेगा यानी फोर्स बट्टा टोटल क्षेत्रफल होता है, तो फोर्स का आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए इसकी मात्रक, या फिर इसी को आप पास्कल कह लीजिए एसआई यूनिट में, याद रहेगा दोनों चीज़ें। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एसआई मात्रक क्या है और आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा। आगे कहता है आपका दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, यानी दरवाजे को आप धक्का दे रहे हैं तो धक्का देना कौन सा बल है, अपकर्षण बल है, और खींचना अभिकर्षण, याद रखिएगा। उसका कह रहा है कि शुष्क मौसम में बालों पे कंघी लगाते समय आपका वह बिखर जाता है, ऐसा क्यों होता है, किस बल का उत्तरदायी है, तो ध्यान रखिएगा यह आपका स्थिर वैद्युत बल के कारण ऐसा होता है कि शुष्क बाल जो होते हैं बिखरने लगते हैं। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे हम लोग इसी के ध्यान रखिएगा, आप देखे होंगे इसे कंघी करने पर आपका बिखरता है, बल का कौन सा मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे अगर देखते हैं हम लोग तो कहता है कि निम्न में से कौन दाब का मात्रक है, तो दाब की मात्रक अभी बताया पास्कल है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। अब देखना ये होगा कि आपको मतलब एग्जाम में अगर इंडिविजुअल पूछे तो अलग अलग दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद कहता है 176 नंबर, पूरे 200 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कहता है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार के बल का उदाहरण है, तो आपका खींच रहा है बल तो पेशीय बल के कारण, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे धरती की तरफ खींचती है तो धरती पर गिर जाता है। उसके बाद कह रहा है 178 नंबर कि बल क्या होता है, तो बल क्या है आपका केवल परिमाण होता है, ठीक है, और दिशा दोनों होती है। आप जब बल लगाइएगा तो बल आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं दिशा तो होगी। उसके बाद कह रहा है कि बल के कौन कौन से रूप होते हैं, तो अगर त्वरण की बात कीजिएगा, दाब की बात कीजिएगा, अभिकर्षण अपकर्षण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक खींचना एक धक्का देना, तो अभिकर्षण अपकर्षण। उसके बाद कह रहा है कि भार का मात्रक कौन सा है, तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वजन का मात्रक ये है तो आपका ये भी हो जाएगा, आपका किसका भार का मात्रक भी हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपका कि आपका ऑप्शन नंबर, अब अगला देखें 181 नंबर, कह रहा है बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है, तो वस्तु की गति, कार्य में, कार्य की प्रतिक्रिया में, अर्थात एक से अधिक सही जवाब है। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप चार में आपका हर जगह पे आपका परिवर्तन लाने में कर रहा है आपका कार्य, तो इसलिए क्या होंगे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चंस एक ऑप्शन देखकर तुरंत आंसर करने की कोशिश एग्जाम में नहीं कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, आपको सभी ऑप्शंस देखने हैं। उसके बाद कह रहा है कि तरल घर्षण को कम करने का सही आपका क्या है, आकृति क्या है, तो वृत्तीय है, ठीक है, अर्थात। उसके बाद अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है
उसे क्या कहते हैं, तो स्नेहक द्रव है, उसका इस्तेमाल कीजिए तो थोड़ा सा घर्षण कम हो जाएगा। घर्षण हमेशा क्या होता है, तो वस्तु के गति के विपरीत होता है, बिल्कुल सही बात है, जिधर गति कर रही है उसके विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उसके बाद फिर अगर देखिएगा कि मामलों में कुछ मामलों हानिकारक कुछ मामला लाभदायक, ये भी सही है, तो एक से ज़्यादा आंसर सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पे नहीं करना है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा घर्षण के बारे में दिया हुआ है। एक देख के आंसर मार दिए तब तो फंस गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 185 सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटा घर्षण बल की अगर बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 185 का ऑप्शन नंबर ए आपका लोटनिक हो जाएगा। क्लियर है। बात कीजिएगा आगे की तरफ 186 की तरफ, तो कहता है कि घर्षण बल उत्पन्न होता है, तो आपका क्या आता है, तेल में जल या उष्मा उत्पन्न करेगा घर्षण बल। तो उसका कह रहा है कि टायर की तलियों को गोटी का क्या करती है, तो घर्षण बढ़ाती है, इसी वजह से ब्रेक लग पाता है, नहीं तो ब्रेक लगता ही नहीं, स्लिप कर जाता। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप। कह रहा है तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटेगा, तैलीय पदार्थ तो ज़्यादा फिसलेगा, इसलिए घर्षण कम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। 189 कह रहा है आपका, 189 में अब आगे देखेंगे हम लोग, क्या कहता है कि बर्फ पर चलने से आप फिसलते हैं, घर्षण कम हो जाता है, तो घर्षण कम होगा तो आप फिसल जाएंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कैरम बोर्ड 190 नंबर, कैरम बोर्ड के पाउडर छिड़कने से घर्षण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो घर्षण कम हो जाता है, इसलिए स्ट्राइकर जल्दी मूव करता है। उसके बाद हम बात करेंगे 191, कहता है आपका कि कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं, तो ट्रक का, कार का, बुलडोजर का, सबका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। उसके बाद कह रहा है कि किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद जाकर रुक जाती है, तो ये घर्षण के कारण, धीरे धीरे घर्षण बल जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी गति 0 हो जाएगी, ठीक है, और जितना घर्षण बल लगेगा बल आपका गिरता जाएगा। उसके बाद कह रहा है 193 कि घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है, ठीक है, तो आप क्या कर लीजिएगा, पेच घिस जाते हैं, वो जूते का सोल भी घिस जाता है, तो और बॉल भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 193 का। फटाफट देखते हैं 194, कह रहा है तरल में कौन गति कर सकता है, तो तरल पदार्थों में मछलियां गति कर सकती है, सांप, पंछी, तो कह रहा है ये दो इसमें आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की आकृति, अभिलंब या तरल की प्रकृति पर, तो देखिए अभिलंब पे आपका करेगा, उसके बाद क्या तरल की प्रकृति पर भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग लोटनिक घर्षण कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिरोध उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण। उसके बाद क्या है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे तो गति की प्रवृत्ति को रखे तो घर्षण बल क्या कहलाता है, तो उस कंडीशन में घर्षण बल क्या कहलाएगा आपका, तो वह कहलाएगा आपका कि आपका इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस है, द्रव है या गैस है, ये बात तो सही है एकदम। उसके बाद क्या है, इसलिए आपका बी आपका सही जवाब है। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा, जब भी तेल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे स्नेह का तो कम होगा। उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, तो उपयुक्त में एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और आज का आखिरी क्वेश्चन अगर देखिएगा तो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि अप्रिय ध्वनि की बात करेगा, ठीक है, इसका तो डी हो गया आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अप्रिय ध्वनि के बारे में। तो कहता है कि अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, तो जो शोर होता है, इनकी आपकी पिच ज़्यादा हाई होती है, जिनके वजह से आपको परेशानी होती है, तो इसे हम लोग शोर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या था, ईवीएस के 200 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे। अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे 200 और क्वेश्चन, क्योंकि टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल 1000 क्वेश्चन को कर रहे हैं। पार्ट 2 आएगा, उसमें भी आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर होंगे।